नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका अगर विषय हिस्ट्री है, वैकल्पिक विषय में अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को चयन किया है या फिर अगर आप किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन नहीं भी किए हैं, लगता है कि कौन सा विषय चूज करना चाहिए, मन में अगर थोड़ा सा भी संशय हो, तो आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए, पूरा का पूरा हम लोग इतिहास विषय को लेके, एक वैकल्पिक विषय को लेके पूरा का पूरा जितना भी सेगमेंट है, हम लोग तैयारी करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है, बिल्कुल ही एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रख के हम लोग तैयारी करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में आप बेसिकली आपको जानने के लिए मिलेगा कि वैकल्पिक विषय इतिहास की तैयारी कैसे करें। इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आपकी शंका का समाधान हो पाए और वैकल्पिक विषय के रूप में आप हिस्ट्री का चयन कर पाएँ और इसके आप खासकर जो बेनिफिट हैं, इसको भी आप जान पाएँ। देखिए, पूरा का पूरा ये जो कोर्स है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री में कराई जा रही है। संपूर्ण लेक्चर ही फ्री में कराई जा रही है और यहाँ पे मेरा पर्पस यही है इस लेक्चर को लाने का पीछे, क्योंकि देखिए, वैकल्पिक विषय का जो रोल है, चाहे यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस में, काफ़ी मायने रखता है। जब तक आप की तैयारी अगर इसमें अच्छी नहीं होती है, अच्छे स्कोर इसमें नहीं आते हैं, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। और इंटरव्यू कॉल अगर आ भी जाए तो हो सकता है कि अच्छे, ठीक है, जो रैंक आना चाहिए, एक अच्छा जो पद मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस ऑप्शनल के अभाव में नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरा देखिए प्रयास यही है कि आप, ठीक है, मार्केट में बहुत सारा इसका जो कॉस्ट है चल ही रहा है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अक्षम भी होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी जो संपूर्ण लेक्चर होगा फ्री में होगा, बशर्ते कि आप लोग, ठीक है, पूरा मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए। इंटरेक्शन इसमें बनाए रखिए। टीचर से जितना इंटरेक्शन बनाएंगे, आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया ही जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग वैकल्पिक विषय को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी बातों को सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें और इसमें जो मेरा पढ़ाने का जो स्ट्रेटजी क्या होगा और कितने दिनों तक ये कोर्स चलेगा। ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं, इसका मैं यहाँ पे आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे भ्रम की। बहुत टाइप का यहाँ पे जो भ्रम फैला हुआ है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो इस भ्रम को, ठीक है, आप एक एक दिन पाएंगे कि धीरे 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 ये आपका भ्रम, ये जो मिथक है, टूटने लगेगा, खासकर हिस्ट्री को लेके। अभी इसके बारे में चर्चा करूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको, ठीक है, अपने दुश्मन का ही नहीं पता हो या फिर अगर आपके टारगेट का ही पता नहीं हो, तो फिर वैसी तैयारी करना बेकार है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है यहाँ पे, उसको देखा जाएगा, खासकर यूपीएससी को ध्यान में रख के। अब यूपीएससी को ध्यान में रख के मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेट पीसीएस इससे अलग है। हर एक स्टेट पीसीएस जो है आजकल यूपीएससी को कॉपी कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू, अगर यूपीएससी को देखेंगे, जितना भी देखिए स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है, वैकल्पिक विषय को लेके देखेंगे तो लगभग आपको सेम ही मिल जाएगा सिलेबस देखने के लिए। और यहाँ तक कि यूपीएससी जो वैकल्पिक विषयों में जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रश्न को बहुत सारे स्टेट भी, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, उसे भी वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आजकल देखेंगे आप लोग तो स्टेट पीसीएस में भी जो भी क्वेश्चन का लेवल है, चाहे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, ऐसे बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, इनका लेवल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और अब उसको, ठीक है, आंसर राइटिंग करने के लिए आपको एक सोच का डेवलप करना पड़ेगा, एक समझ का डेवलप करना पड़ेगा, एक जो एनालिटिकल जो अप्रोच है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि आप बिल्कुल सही से तैयारी करें। इसका बेनिफिट क्या क्या होगा, पूरा का पूरा आज आपका, ठीक है, खिड़की खुलेगा कि आप बेनिफिट जो है इसको लेने से एक तीर से दो निशान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ पे अनगिनत निशान के रूप में, ठीक है, मतलब अनगिनत जो निशाना होता है उसके रूप में यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि लगभग सारे ही सब्जेक्टों का एक आधारभूत सब्जेक्ट के रूप में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ कहना कोई गलत नहीं होगा। चौथी बात करें हम लोग स्ट्रेटजी की, तो देखिए, जितना भी स्ट्रेटजी है सबको फॉलो किया जाएगा। सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सिलेबस एनालिसिस, ठीक है, मेरा जो करने का अप्रोच होगा, जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा हुआ है, उसी को अकॉर्डिंग में ध्यान उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पूरा पूरा यहाँ पे
उसका एनालिटिकल अप्रोच आपको करने का प्रयास करूँगा और बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दी जाएगी, सिलेबस का एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को, एक एक सेगमेंट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। स्टडी विथ मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाएगा। प्री मेंस की जो तैयारी जो होगी एक साथ यहाँ पे कैसे की जाएगी, और मेरा तो यही मानना है कि प्री मेंस ही क्यों, सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, बोलने की जो स्किल है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कीजिए ताकि आपका ठीक है जो भी वॉइस है शार्प हो पाए। ठीक है, बहुत सारे जो नॉलेज जो है आपको धीरे धीरे मिलना इससे शुरू हो जाएगा। आंसर राइटिंग अप्रोच कैसे करें, जो मोस्ट एक मेरे ख्याल से जो मेंस का जो है, ठीक है, मेंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट है, आंसर राइटिंग का अप्रोच कैसे करें, तो इसे भी यहाँ पे सीखा जाएगा। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसी के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया जाएगा। कोई भी अगर क्यूरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बारी बारी से एक एक सेगमेंट को यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, भ्रम को लेकर सबसे पहली बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। सिलेबस इन द सेंस कि इसकी लेंथ, लंबाई को लेके बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्लेम यही होता है कि सिलेबस की लंबाई हिस्ट्री की इतनी अधिक है कि हम तो पढ़ते रह जाएंगे। तो देखिए, यूपीएससी में आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस को उठा के देख लें, आपको उसकी लंबाई जो है, ठीक है, वो एक बेनिफिट का कारण बनती है। उससे होता क्या है कि यूपीएससी के सिलेबस ने जितने भी यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक को डिफाइन किया है, वो इस ऑप्शनल में डिफाइन कर दिया है कि भाई हमारा जो डायमेंशन है इसी के अंतर्गत रहेगा। अर्थात एक एक टॉपिक को आप देखेंगे तो उसमें मेंशन कर दिया गया है। और आपको भी पता है कि चीज़ों को जितने विस्तार से बताया जाएगा, समझने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है। तो यही कारण है यूपीएससी के सिलेबस में कि देखिए, सिलेबस की लंबाई को बढ़ा दिया गया है। अब लंबाई बढ़ाने से इसको आप निगेटिविटी के तौर पे मत देखिए, बल्कि इसको एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक तौर पे देखिए कि आखिर कम से कम ये तो नहीं लिखा है कि अब तुम्हें भारत का इतिहास का अध्ययन करना है, क्योंकि भारत का इतिहास तो पूरा इतिहास ही है, आज तक कोरोना काल तक का पूरा इतिहास ही है। फिर आप किन सेगमेंट को आपको ध्यान में रखेंगे, तो वहाँ पे बेसिकली, ठीक है, पूरी तरीके से देखेंगे आप पार्ट वाइज में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक, ठीक है, भारत, और फिर विश्व इतिहास के संदर्भ में एक एक टॉपिक को वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और उसी टॉपिक को मेंशन करने की वजह से जो सिलेबस की जो लंबाई है, देखिए, बिल्कुल बढ़ गया है और बढ़ना स्वाभाविक है। अब ये क्यों बढ़ा है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा और इसको एक, ठीक है, एक बिल्कुल ही पॉजिटिविटी के तौर पे आप ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग फैक्ट की। फैक्ट और प्लस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे साथ में लेके चलते हैं। देखिए, हिस्ट्री को लेके, फैक्ट को लेके जो बातें आती उठना स्वाभाविक सी है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे उसमें डेट हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे वंश, साम्राज्य। जब भी ऐसे चीज़ आते हैं तो सवाल खड़ा होने लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप मेंस की जब तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो यहाँ पे वंश हो गया, साम्राज्य हो गया, ये जो फैक्ट जो है बिल्कुल ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट का रूप ले लेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आप लोग छोटे बच्चों के देखते होंगे, ठीक है, छोटा बच्चा जब दवा नहीं खाता है, कड़वा दवा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, मिठाई में कोई मिष्ठान, ठीक है, जो भी बच्चे का जो मन पसंदीदा जो चीज़ा है उसमें डाल के उसको डाल दिया जाता है मुंह में। आसानी से वो चला जाएगा, बच्चे को कड़वा भी नहीं लगेगा और चीज़ें उसके अंदर जाएगी, काम भी करेगी। यही काम करता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब ये आपका कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब तक शुरू से इसका स्टडी नहीं करते हैं, आपको मैन ऑफ इवोल्यूशन किस तरीके से यहाँ पे मनुष्य का विकास हुआ, एक डेवलपमेंट के बाद से, चाहे वो विश्व इतिहास के संदर्भ में हो, चाहे वो प्राचीन भारत के संदर्भ में हो, आप शुरू से जब चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं तो सारी की सारी जो, ठीक है, घटनाक्रम में एक चैन का रूप ले लेती है और उस चैन में एक बड़ा गांठ का काम करेगा परिवर्तन। अर्थात घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जहां परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को आप इंडिकेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि अगर सपोज करिए कि अगर शुरू हो रहा है आदि मानव काल, पाषाण काल शुरू हो रहा है, पाषाण काल से शुरू होते होते हड़प्पा काल एक बहुत बड़ा चेंज का कारण बनता है।
उसी तरीके से जब हड़प्पा काल के बाद आगे जाएंगे, सिंधु सिविलाइजेशन, समझ रहे हैं ना, मतलब इंडस सब क्या बोलते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हड़प्पा काल की, उसके एक कदम आगे जाएंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में वैदिक काल का डेवलपमेंट होगा। फिर वहाँ एक मार्ग खींचना पड़ेगा, वैदिक काल लंबे समय तक चलेगा। फिर आएगा बुद्ध काल, महाजनपद काल, जैन काल आएगा, वहाँ एक मार्ग खींचना पड़ेगा। तो इससे आपको इंडिकेट क्या मिल रहा है कि हर एक जगह घटनाक्रम के क्रम को यहाँ पे ध्यान में रखना चलता है, मतलब इसको आपको सीक्वेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन जहाँ कहीं बड़ा परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को मार्क कर देंगे। इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो उसके साथ साथ फैक्ट भी, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आता जाएगा। अब यहाँ फैक्ट में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सारे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, विद इन के आजकल यूपीएससी भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट को हिस्ट्री में खासकर शामिल कर रहा है। तो इसमें आपका फैक्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ होगा, इतना मेरा यकीन है। और आपको, ठीक है, पता भी चलते जाएगा धीरे धीरे। अब आइए बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की कि भाई पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है। अब एग्जाम पैटर्न मैंने यूपीएससी के लिया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं 3, ठीक है, स्तर पे इसकी एग्जाम होती है। पहला है प्रीलिम्स, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा और उसके बाद से, ठीक है, आपको लास्ट में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अब जो टोटल जो मार्क जो जुटेगा, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। लेकिन ये जो एग्जाम पैटर्न दिखाने का मेरा मतलब है, हिस्ट्री को ध्यान में रख के मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर आप इसका बेनिफिट आगे कैसे ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स पेपर, ठीक है, जो भी टाइमिंग फिक्स करता है यूपीएससी, 2 चरणों में इसका होता है प्रीलिम्स पेपर। और अभी देखिए, ठीक है, 2021 में ये होने वाला भी है, जून में आपका इसका पेपर हो जाएगा। पेपर 1 होगा 200 मार्क का, और यही होता है जीएस पेपर, इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर। दूसरा होगा यहाँ पे पेपर 2। पेपर 2 ये जो है यही है सीसेट, बहुत हो हल्ला इस पेपर को लेके मचता रहा है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का विषय कर दिया गया है। अर्थात इस 200 में आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 200 में आपको लगभग, ठीक है, 67 अराउंड 70 मान लीजिए, 70 के आसपास मार्क अगर लाते हैं तो इससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर आपका पूरा का पूरा जो दामोदार आ जाता है इस जीएस के पेपर में। अब इस जीएस के पेपर में इसका सिलेबस बिल्कुल ही अगर देखेंगे तो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इन द सेंस कि मैं यही कहता हूँ कि अर्थ के कोर से लेके, ठीक है, यूनिवर्स के बीच की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है। अब इसका मतलब आपको डरना नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसका ये भी नहीं है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। लेकिन यूपीएससी इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न का नेचर क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन वेटेज को लेकर आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ से कितना कितना प्रश्न आ रहा है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि करेंट अफेयर से 50-60 प्रश्न कर दे, ऐसा हुआ भी है। हो सकता है कि, ठीक है, जियोग्राफी से प्रश्न को गायब कर दे, जो आजकल पिछले 3-4 सालों से हो रहा है। जनरली सब में आपको वेरिएबल दिखाई देगा, लेकिन हिस्ट्री को लेकर आप देखेंगे तो हर साल ऑन एन एवरेज, ठीक है, 17-18 प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हिस्ट्री का प्रश्न हर साल 3 साल वहाँ आता है, उन्हें 30 प्रश्न प्लस होता है। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कुछ यही जो आंकड़ा वहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप पेपर 1 को तैयारी कर रहे हैं, 200 में आपका जो कट ऑफ है, पिछले साल तो वैसे कट ऑफ लगभग 100 के आसपास रहा है, तो ये कट ऑफ चेंज होते रहता है, ठीक है। ये मतलब ऑन एन एवरेज 100 मान सकते हैं, 105 भी गया है, 109 भी गया है, तो 100 प्लस यहाँ पे कट ऑफ होता ही होता है। अगर इतना आप ले आते हैं तो मेंस के लिए आप सिक्योर हो सकते हैं। अब लग रहा होगा कितना कम मार्क है, ठीक है। एक बार एग्जाम जब देंगे आप लोग तो फिर पता चल जाएगा कि 100 मार्क, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, इतना लाना, ठीक है, आसान नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग मेंस की, ठीक है। मेंस में क्या होगा तो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, इसमें 4 पेपर होगा, पेपर 1, 2, 3, 4। हर पेपर जो होगा, ईच पेपर,
ठीक है 250 मार्क का होगा। और इस 250 मार्क का जो है ठीक है हर एक पेपर होगा तो 4 पेपर है, इसका मतलब कि 1000 मार्क का ये हो जाएगा। पेपर 1 में आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, खासकर हिस्ट्री मिल जाएगा पूरा का पूरा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी मिल जाएगा, जो सबसे आसान अगर देखेंगे ठीक है पूरे पूरे पेपर 1, 2, 3, 4 में। तो पेपर 1 और पेपर 4 जो होता है इथिक्स का पेपर होता है। ये जो 2 पेपर होता है बहुत ही इसमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नंबर आने की इसमें संभावना अधिक होती है और नंबर आता भी है। पेपर 2 और 3 में आप लाख कोशिश कर ले इस पे, ठीक है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार यही है कि पेपर दूसरा और तीसरे में ठीक है ऑन एन एवरेज मार्क ठीक है 100, 120 इससे अधिक नहीं हो पाता है 250 नंबरों में से। तो खैर पेपर 1 में जो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जो जीएस का जो पोर्शन है अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ जिस तरीके से जीएस का प्रश्न पूछा जा रहा है, बाकी जो अन्य सपोज करिए कि अगर आप जनरल आप पढ़े हुए हैं हिस्ट्री, तो यकीन मानिए कि वैसे प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जो डीप नॉलेज जो जिसे बोला जा रहा है ठीक है, जब तक आपकी बहुत अच्छी समझ नहीं हो हिस्ट्री के लेके वैसे प्रश्नों को ठीक है उन प्रश्नों का आप छू भी नहीं सकते हैं, अटेम्प्ट भी कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जो मैं बातें कर रहा हूँ एनालिटिकल अप्रोच ठीक है, और उसके लिए आपका सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल अब यही है। अब सपोज करिए कि अगर आपने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया हुआ है तो इसमें 2 पार्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2। प्रत्येक जो ठीक है यहाँ पे पेपर होगा 250 नंबर का होगा, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 को आप दोनों को अगर ऐड कर दें तो 500, अर्थात सोचिए ऑप्शनल पेपर यहाँ पे 500 का है। और अगर आप इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं तो 500 का तो है ही, सारा का सारा है। इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिल जाएगा, इस जीएस में मिल जाएगा, क्योंकि आपने इस ऑप्शनल को पूरा पूरा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया है। तो इसमें आपका ठीक है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अर्थात ऑप्शनल को पढ़ने के बाद जीएस में खासकर हिस्ट्री के जीएस के पेपर को बहुत अधिक आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस ऑप्शनल के साथ साथ जीएस का पेपर भी आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एस्से है 250 नंबर का, यहाँ पे भी होता है, मैं इधर थोड़ा हट जा रहा हूँ। क्वालिफाइंग यहाँ पेपर होता है, 2 पेपर होता है क्वालिफाइंग, ध्यान रखिएगा। एक तो इंडियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, इंडियन जो भी ठीक है अनुसूची में यहाँ पे दर्ज है, मतलब जो भी भाषाई अनुसूची में दर्ज है उसको यहाँ पे ठीक है कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज पेपर एक और होगा इंग्लिश, ठीक है इसको मैंडेटरी रूप से आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। तो 2 क्वालिफाइंग यहाँ पे लैंग्वेज पेपर है, इसका मार्क काउंट नहीं किया जाता है। कुल मिला के 1000 मार्क यहाँ हो जाएगा, 1000 ठीक है। 500 हो जाएगा ऑप्शनल का, तो हो जाएगा 1500। और उसके बाद से 250 नंबर एस्से का हो जाएगा और 275 नंबर इंटरव्यू का हो जाएगा। तो टोटल जो यूपीएससी का ठीक है जो मेरिट जो बनता है वो हो जाएगा यहाँ पे 2075 नंबर में। और 2075 नंबर में ठीक है अब आपको अच्छा पद पाने के लिए, खासकर आईएएस आईपीएस जैसे पद पाने के लिए आपको ठीक है लगभग अप्रोक्स ठीक है 1000 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। और इस 1000 नंबर में सोचिएगा अकेले ही अगर 500 नंबर का अगर ऑप्शनल है, अगर इस ऑप्शनल को आप मजबूत कर लेते हैं 500 में, अगर आप ठीक है 300 मार्क बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अगर इतना ला लेते हैं तो सोचिए बाकी सब्जेक्टों में ठीक है अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब भी हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो रही ठीक है एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब आइए नेक्स्ट, मैं जिस बेनिफिट की मैं बात कर रहा था उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ऑप्शनल जो है पेपर 1 और पेपर 2 में, जिसमें पूरा का पूरा शामिल है, इसमें एंशिएंट, मिडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड है, विदिन की यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी शामिल किया गया है, मैप का भी पोर्शन शामिल किया गया है ठीक है। तो यहाँ पे मैप का पोर्शन है, इसके साथ साथ प्लस आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है। माने कोई भी हिस्ट्री का सेगमेंट यहाँ नहीं है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स में मैंने बताया था आपको कि जो हिस्ट्री के मार्क्स आ रहे हैं, मैंने बताया भी आपको कि हर एक साल परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा बाकी अन्य सब्जेक्टों के साथ, खासकर करेंट को अगर छोड़ दे तो। लेकिन करेंट के बाद से जो नंबर आ रहा है आपको ठीक है हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, ऐसे चीज़ों पे एग्ज़ाम बहुत ही यहाँ पे फोकस कर रहा है।
तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में जब आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 100, ठीक है, प्लस मार्क चाहिए, 100 के आसपास चाहिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। उसमें सोचिए अगर 34 से 40 मार्क्स के बीच सिर्फ और सिर्फ अगर हिस्ट्री को पूछा जा रहा है, तो क्या इस ऑप्शनल से इस प्रीलिम्स में क्या आपको हेल्प नहीं मिलेगा? खुद सोचिए आप, बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, अगर हम लोग मेंस की बात करें, मेंस में मैंने बताया था अभी जीएस पेपर 1 में, अभी आप लोग ठीक है थोड़ा सा मेमोरी खोल के रखिए। जीएस पेपर 1 में 250 नंबर में से, जिसमें जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशल जस्टिस है, उसमें 100 प्लस मार्क्स ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है। और जब हिस्ट्री से आ रहा है तो क्या इसका बेनिफिट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक तीर से, ठीक है, यहाँ पे 2 निशान नहीं बल्कि 2 से अधिक निशान लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो इंटरव्यू में लगा सकते हैं। इंटरव्यू में आपका अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सोचिए एक एनालिटिकल जो अप्रोच है आपके अंदर आएगी। और सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी अगर अन्य सब्जेक्ट को आप ठीक है स्टडी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री एक बैकग्राउंड के तौर पे आपका काम करेगा। पीछे मैंने आपको दिखाया अगर ये निबंध, एस्से को अगर आप लिखते हैं तो हिस्ट्री इसमें बेस्ट पार्ट होता है। हिस्ट्री की चीज़ों को जितना आप को रिलेट करेंगे जगह जगह, मैंने जो भी अतीत है उसको वर्तमान से आप कनेक्ट जितना बेहतर तरीके से करेंगे, यकीन मानिए कि एग्जामिनर में या फिर बाकियों के जो आंसर राइटिंग से आपका आंसर उतना ही प्रभावी होगा, क्योंकि सारा चीज़ अभी तक तो बीत जो चुका है वो हिस्ट्री ही है। और आपको इस एंशिएंट, मॉडर्न, मिडेवल और वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान उसका ज्ञान हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। तो इससे में भी आपको क्या करेगा, ये यहाँ पे सहयोग करेगा ही करेगा। अब वापस आइए यहाँ पे मेंस में मैंने बताया 100 प्लस मार्क्स को लेके, तो यही है कि देखिए ऑप्शनल हिस्ट्री लेने से मायने यही रखता है कि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो बेनिफिट हर जगह मिल रहा है, हर जगह इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल को लें और अपनी तैयारी की प्रक्रिया को मजबूत करें। जितना एक एनालिटिकल जो अप्रोच है, एक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, कंसेप्चुअल जो अप्रोच अपनाएं, आप इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को बिल्कुल ही हॉल्व करने की, मैंने सॉल्व करने की यहाँ पे स्थिति में रहेंगे। और यहाँ पे लास्ट जो मैंने बेनिफिट दिखाया है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पीसीएस को लेके देखिए मैंने बताया था शुरू में अभी कि अभी जो स्टेट पीसीएस में जितने भी देखिए स्टेट पीसीएस है, वो हर एक स्टेट पीसीएस यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, यूपीएससी को कॉपी कर रहा है। और कॉपी करते 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 क्वेश्चन का लेवल देखेंगे हर एक स्टेट का, वैकल्पिक विषय इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, उसका लेवल बढ़ते जा रहा है। विद इन कि आप बीपीएससी के पेपर को देख लीजिए, बीपीएससी और यूपीपीसीएस का मैं आंसर राइटिंग भी करवाने वाला हूँ वैकल्पिक विषय को लेके। उसमें आप क्वेश्चन के नेचर को अगर आप विगत अगर 7-8 साल पीछे के प्रश्नों के नेचर को देखेंगे तो समझेंगे और पाएंगे कि सतही जानकारी से आपका कुछ होने वाला नहीं है। सतही जानकारी से फिर ऑप्शनल का है ऑप्शनल का मतलब है कि आपको हॉरिजॉन्टल बेस पे, वर्टिकल बेस पे, दोनों ही बेस पे, ठीक है, ज्ञान बिल्कुल एक ऑनर्स लेवल का होना चाहिए। और यूपीएससी अब उस ऑनर्स लेवल से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को एक ट्रेडिशनल वे में नहीं दिया जाता है, बल्कि उस इतिहास कालक्रम के प्रश्नों को वर्तमान से यहाँ पे जोड़कर अब पूछने का प्रचलन भी बढ़ रहा है। तो सोचिए जब तक आपके अंदर एक डायनेमिक अप्रोच नहीं होगा तब तक आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ना मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में मैं स्टेट पीसीएस को भी लेके बात लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत देखिए आपको सावधानी बरतनी होगी और इसका जो स्टडी है, ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये ऑप्शनल हिस्ट्री की बात नहीं है, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन यही है हिस्ट्री अगर आप लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, कई जगह है। अब बाकी तो ऑप्शन लेने का एक ही तरीका, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, डजेंट मैटर। लोग इकोनॉमिक्स लेकर टॉप कर जाते हैं, मैथ लेकर टॉप कर जाते हैं, तो फिर ये हिस्ट्री कौन सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, समझदारी भरा कदम उठाना है। और मार्क्स भी हिस्ट्री में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज इतना ख़राब नहीं है। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग 250 से 300 नंबर के बीच, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और स्टेट पीसीएस में भी देखेंगे, खासकर बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम अभी कंटिन्यू है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो
यहाँ पे भी देखेंगे तो हिस्ट्री के साथ पूरा पूरा जस्टिफाई किया जाता है। जो भी स्टूडेंट लेता है नंबर उसको, ठीक है, ऑन एन एवरेज जो नंबर होता है वो यहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए इसीलिए इस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी यही है, पूरे के पूरे हिस्ट्री को, ठीक है, एक साथ पढ़ने बैठेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट उसको खंड खंड में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। इसको 4 भागों में बांट दिया गया। पहला है एंशिएंट, दूसरा है मेडिएवल, तीसरा है मॉडर्न और चौथा है वर्ल्ड, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज में अगर यहाँ पे टाइम की बात करूँ, ठीक है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 40 से, ठीक है, 45 क्लास, अर्थात अगर घंटे की बात करूँ तो 50 से 60 घंटे, ठीक है। अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, टाइम देना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, टाइम जब तक आप यहाँ पे नहीं देंगे आपको चीज़ें जो है, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाएंगी। और जब आप सिलेबस मेरे साथ, ठीक है, देखेंगे उसका, ठीक है, थोड़ा सा आप एनालिटिकल जब अप्रोच करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ऑप्शनल को पढ़ा कैसे जाता है और इतना समय क्यों लग रहा है। कोई भी चीज़ को देखिए रटने की प्रक्रिया से बाहर निकाल के कुछ पॉइंटों के माध्यम से एग्जाम में उसको लिख देना, ठीक है, ये उस 3 घंटे का खेल है। और उस 3 घंटे के खेल के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रखना पड़ेगा। देखे होंगे ना, बाहुबली मूवी देखे होंगे, KGF देखे होंगे, एक से एक, ठीक है, मूवी जो आती है, देखिए उस 2.5 घंटे 3 घंटे के परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्टर 3 साल 4 साल 5 साल लगा देता है। तो फिर हमारे लिए कौन सी इतनी बड़ी बात है। हमें भी लगाना पड़ेगा उस 3 घंटे के खेल करने के लिए, उस 3 घंटे में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए, इसीलिए इतना समय लगेगा। मेडिएवल की बात करें यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज देखिए मैंने रखा है चारों का, ठीक है, चारों का सेगमेंट जो लिया है। सबसे अधिक जो टाइम लगेगा इसी मॉडर्न में लगेगा। मॉडर्न में आप, ठीक है, 50 क्लास प्लस लगेगा। एंशिएंट में थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा क्योंकि इसमें एक मैपिंग की प्रक्रिया भी होती है UPSC में, ठीक है, मैपिंग का भी प्रश्न आता है। तो मैपिंग को तो मैं यहाँ पे सेपरेट करवा दूंगा। और रही बात यहाँ पे मेडिएवल की और यहाँ पे वर्ल्ड की, ठीक है, तो इसमें लगभग 45-50 क्लास लग जाएगा। मैंने ओवरऑल अगर आप टोटल अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो एटलीस्ट, ठीक है, मैं ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, आपको 6 मंथ यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अब 6 मंथ अगर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए ये पूरा का पूरा जो, ठीक है, जो बैच जो कि मैं आज से शुरू कर चुका हूँ, ये विधिवत रूप से चलती रहेगी। और जितना हो सकेगा मुझसे, जितना भी, ठीक है, आपकी डिमांड भी होगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। आप लोग बस मेहनत करने के लिए तैयार रहें और यहाँ पे गाइडेंस पूरा, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा। एक एक लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर आप देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि अच्छा पढ़ा कैसे जाता है। समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समय ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि जितना भी देखिए UPSC का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पिछले साल के प्रश्नों को हम लोग एक फ्रेम के रूप में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। और जो भी देखिए अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे स्टेट PCS वाले भी होंगे, जैसे BPSC और APPCS सबसे अधिक जो लोग यहाँ पे होते हैं, MP PCS वाले भी हैं, राजस्थान PCS वाले भी हैं। तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूँगा, ठीक है। और उनका जो भी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा हिस्ट्री ऑप्शनल का, उन सारे प्रश्नों को मैं टॉपिक वाइज, ठीक है, मैं सॉल्व करते फ्लो चार्ट में बनाते चला जाऊंगा और उनके प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। अपने अपने स्टेट की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वे लोग उसको देख लेंगे, उनका भी वहीं पे एट ए टाइम, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए देखिए अगर आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखते चलेंगे, फिर वहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग सिलेबस एनालिसिस की, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ है नहीं। सिलेबस एनालिसिस अगर मैं अभी करने बैठ जाऊं पूरा का पूरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो उसमें, ठीक है, 3-4 घंटे लग जाएंगे, एटलीस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि जब भी मैं किसी टॉपिक को शुरू करूं, जैसे कि अभी शुरू होगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है देखिए बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, एकदम ध्यान रखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड मैप जब आप इस UPSC की जर्नी को, सिविल सर्विस की जब जर्नी को आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट आपका बेहद ही चहेता सब्जेक्ट बन जाएगा। और यकीन मानिए
इतना इसका अप्लाई आएगा, इतना अप्लाई आएगा कि आपको बाद में लगने लगेगा, ठीक है, कि मैंने करके बहुत अच्छा किया। नहीं करेंगे तो फिर मन में हमेशा ही, ठीक है, आपको कमी नज़र आती जाएगी। और ये हिस्ट्री के साथ पूरा का पूरा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ यही है। हिस्ट्री का अगर मैं एक शब्द में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हिस्ट्री, तो इसका मतलब कि सिर्फ हिस्ट्री शामिल नहीं है। हर एक विषय का, जिसको बोलते हैं उद्गम स्रोत, यहीं से निकल के एक तरीके से गया है, तो इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, अगर आप भारत का संविधान पढ़ने बैठ रहे हैं, तो बिना हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चीज़ों को वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उस पॉलिटिकल साइंस के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का जब, ठीक है, जब आप स्टडी करने जाएंगे, तो जब तक आप वहीं एडम स्मिथ चलने लगेगा, मुक्त व्यापार चलने लगेगा, वहाँ से जब चीज़ें आपको समझ में आएगी, तो WTO तक की जितनी गतिविधियाँ हैं पूरी की पूरी इस हिस्ट्री में शामिल हो जाएगी। उसी तरीके से सोशल साइंस अगर पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में खासकर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आप जाति व्यवस्था पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, क्या हिस्ट्री देखिए आधार है, आधार। कास्टिज्म सिस्टम विदाउट हिस्ट्री, उस वैदिक पीरियड को बिना पढ़े आप समझ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे हिस्ट्री में छुपा हुआ है। आज वर्तमान में कोई करेंट के घटनाएं हैं, अभी ब्रेग्जिट हो रहा है, बाहर भी हो गया। अब उस ब्रेग्जिट का जो मर्म है, यूरोपीय इतिहास जब पढ़ेंगे तो अब समझेंगे किस तरीके से पूरे यूरोप में ब्रिटेन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करता था और एशिया में जापान अपने आप को हमेशा ही बाकी एशियाई देशों से एक कदम ऊपर रखता था। तो आपको समझ में आएगा जब आप यूरोपियन यूनियन वगैरह जब पढ़ेंगे, तो फिर उसका आप मर्म समझेंगे कि आखिर ब्रेग्जिट बाहर क्यों निकला। अब करेंट में पढ़ लेंगे, हो सकता है कि एक दो लाइन पढ़ के, ठीक है, पढ़ तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन उस टॉपिक के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से फ़ायदा एक नहीं है। निबंध में मैंने बता दिया, यहाँ तक कि आज वर्तमान में देखिए जितने भी राइटर लोग आ रहे हैं, राइटर समझ रहे हैं ना, मतलब साइंस का राइटर लिखने आ रहा है, तो वो भी, ठीक है, प्लिनी का नाम ले रहा है, वो भी कोपरनिकस का नाम ले रहा है, वो भी गैलीलियो का नाम ले रहा है, आर्यभट्ट का नाम ले रहा है। तो साइंस का बैकग्राउंड भी देखेंगे तो इस हिस्ट्री से निकल के आ रहा है। बच गया इंटरनेशनल रिलेशन में आप कुछ भी ले लीजिए, सीरिया में क्या चल रहा है, जेरूसलम को लेके। अब जब शुरू से इतिहास पर पढ़ेंगे फिर तब पता चलेगा वहाँ पे कि किस तरीके से उन्हीं क्षेत्रों में जरतुरुस धर्म का उदय हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में यहूदी धर्म का उदय हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में क्रिश्चियनिटी धर्म आया, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो मामला धीरे धीरे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। इसी को बोलते हैं अंतर अनुसंधानात्मक, ठीक है, विषय, इंटर डिसिप्लिनरी इसको अप्रोच बोला जाता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप बाकी सारे ही सब्जेक्टों से इसको कोरिलेट करने लगे। जिस दिन ये आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब यही प्रक्रिया है हिस्ट्री। अब जब इतना बड़ा है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो हिस्ट्री का जो एक दूसरे से, ठीक है, टॉपिक पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तो शुरू से कराऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा तो बिल्कुल ही आपको जो एंशिएंट जो एरा है, एंशिएंट वर्ल्ड का जो एरा है, किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ है, किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, आपको बेसिक करने में 7-8 क्लास लग जाएंगे। और वहाँ तक पहुँचते आप बिल्कुल ही उस वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के कगार में रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, टाइम तो आपने लगा दिया यहाँ पे, इसका फ़ायदा आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मिलेगा, मेडिवल पढ़ेंगे तब मिलेगा, मॉडर्न पढ़ेंगे तब मिलेगा। क्योंकि उस एंशिएंट एरा में अगर हड़प्पा काल का शुरू हो रहा है तो उसके समकालीन बहुत सारी सभ्यताएं हैं। अगर उस, ठीक है, मेडिवल एरा में अगर देखेंगे कि अगर मुस्लिम एम्पायर अगर खड़ा हो रहा है तो उसका संबंध बिल्कुल ही इस मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है, जो कि 6वीं-7वीं शताब्दी में पूरी तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। उसी तरीके से जब आप मेडिवल ख़त्म करते करते जब आप मॉडर्न में आएंगे, तो मॉडर्न भारत का संबंध किस तरीके से यूरोप और जो पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ था, उसकी आप मर्म को समझेंगे। चीज़ों देखिए हर तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ में आएगा। भारत कैसे गुलाम बना, कैसे यहाँ पे व्यापारिक कंपनियाँ, लोग अपने में सब लड़ते रहा, लंबे समय तक लड़ते रहा, कारण था, ठीक है, यूरोप में, परिणाम यहाँ पे निकल रहा था। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, सिलेबस एनालिसिस का जो अप्रोच है, जैसे ही मैं वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करूँगा, कल से आपका शुरू हो जाएगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है पूरा पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। और आपको सिलेबस हाथ में लेके, मैंने सिलेबस का आपको कंठस्थ कर जाना है कि भाई कैसे हमको पढ़ाई करना है, एक भी टॉपिक दाएं बाएं नहीं होगा।
तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे स्टडी विथ मैप है। देखिए मैप की क्लास को मैं सेपरेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मैप पढ़ाने का जो नज़रिया बेहद ही विस्तार है। मैं टुकड़ों टुकड़ों में बांट के पढ़ा रहा हूँ। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हो सकता है कि शुरू में आपको बोरिंग लगे, लेकिन होता है ना कि देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है 9-10 क्लास में, छोटे छोटे क्लास में आप सिर्फ बड़ा मैप दे के आप समझ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैप को थोड़ा माइक्रो लेवल तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है मैप में थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है। सिलेक्टिव हो के चीज़ों को मार्क करना पड़ता है, तब धीरे धीरे मैप आपको समझ में आएगा। तो मैप अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से मैंने अभी शुरू किया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखिए मैप के बारे में समझिए। उससे क्या होगा कि आपका जियोग्राफिकल जो भी लोकेशन है वो क्लियर होता चला जाएगा। और ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन क्लियर होता जाएगा तो देखिए हिस्ट्री में पहले बहुत सारे नाम ऐसे थे जो आज के समय में बहुत सारा नाम लुप्त हो गया है, तो उन नामों को भी आप जान पाएंगे। बहुत सारे जो लोकेशन है, ठीक है, जैसे यूरोप हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, इधर एशिया हो गया, अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे ही महाद्वीपों के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, किस प्रकार से, ठीक है, धीरे 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 यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, इधर आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, इधर हड़प्पा का, इधर चीन की सभ्यता, फिर उसके बाद देखेंगे इधर माया सभ्यता, यूरोप में किस प्रकार से ग्रीक सभ्यता पनपी, धीरे धीरे यही सभ्यताएं आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, और एक प्रकार से एक जो द्वितीय जो नगरीकरण की जो अवधारणा होती है सामने आने लगती है। तो आपस में देखिए यही तो हो रहा है, मैन का जो इवोल्यूशन है यहीं से हो रहा है, यहीं हो रहा है। और आज हम और ठीक है हम और आज आप इसी का पार्ट हैं। तो जब आप बेसिक से ही जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समस्या क्या होगी, कुछ समस्याएं नहीं होगी। एक ही चीज़ मैं मांग रहा हूँ आपसे, टाइम टाइम दे दीजिए, लेक्चर देखिए डेली के डेली, कोई समस्या हो ठीक है आप संपर्क कीजिए। उसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी इस साल जस्ट हुआ है, चाहता तो मैं इसको शामिल कर लेता, लेकिन नहीं शामिल करने का एक जो ठीक है एक वैज्ञानिक अप्रोच मेरा यही है कि अभी मैं शामिल कर दूं तो आपका क्वेश्चन का मैं यकीन से कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन का जो लेवल है पढ़ले नहीं पड़ेगा। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक ठीक है अच्छा एक एनालिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस तरीके से आप सोच पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग शामिल करते चलेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको मैं शामिल करूंगा, पूरा का पूरा उसका एक आइडियल आंसर ठीक है आपको देने का प्रयास करूंगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है, लेकिन आंसर लिखा कैसे जाता है इसको आपको ठीक है समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास कंटेंट आना क्या है ज़रूरी है। विदाउट कंटेंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्री और मेंस का लेके, तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि प्री और मेंस में किस प्रकार से ऑप्शनल के सब्जेक्ट को लेने से ये आपको वर्थ कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार से आपको ये फ़ायदा पहुँचा रहा है, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक अभी पुराना हो गया। आंसर राइटिंग जब शुरू में आप वर्ल्ड हिस्ट्री की जब 9-10 जो उसकी बेसिक क्लासेज है उसको आप कर लेंगे, जब धीरे धीरे आपके अंदर कंटेंट आ जाएगा, तो जब आप प्रबोधन और अमेरिकी क्रांति से जब शुरू होंगे तो धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग की स्किल भी आपको सिखाई जाएगी, जो कि ठीक है बेहद ही ज़रूरी है। और यकीन मानिए ठीक है आंसर राइटिंग एकदम ये इतना एनालिटिकल जो अप्रोच है, मैंने इसको लेके बहुत हो हल्ला होता है अच्छा आंसर कैसे लिखें। मेरा यही मानना है कि अच्छा आंसर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रश्न जो है जिस तरीके से यूपीएससी, और मैं बार बार स्टेट पीसीएस को भी शामिल कर रहा हूँ, जैसे प्रश्न को यहाँ पे पूछा जा रहा है सतही जानकारी से आप उस प्रश्न से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे आंसर राइटिंग धीरे धीरे आप करने लगेंगे, आपको समझ में लगेगा या नहीं कि जो भाई लोग ग्रेजुएशन में थे, बीए में होता है ना, मतलब खासकर उत्तर भारत के यूनिवर्सिटी में लोग वहीं शुरू हो जाता है, ठीक है, उससे ठीक है कैसे डिफरेंट हो जाता है, क्या क्या इसमें लिखना होता है, ठीक है, ये तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। कैसे चीज़ों को हम लोग अतीत से, वर्तमान से और इन्हें फ्यूचर से यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तीनों को कंबाइन करेंगे एक बेहतरीन आंसर तैयार होगा, वो भी यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद से कुछ और भी अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक इन द सेंस कि अगर आपने कुछ पढ़ा है, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, ठीक है, साइंस है, टेक्निकल है, आर्ट है, कॉमर्स है, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे मेरा अप्रोच यही होगा कि मैं बेसिक से चीज़ों को पढ़ाऊँ और जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको पहले समझाऊँगा, फिर आपसे मैं, ठीक है, वापस मांगूँगा। तो बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हैं हम लोग चलेंगे। अगर आपके पास समय अगर मिल जा रहा है तो यूनिवर्सल जो बुक है, ठीक है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप 11-12 का पढ़ लें, बेटर है। 11-12 का थोड़ा सा लेवल आपका नीचे है तो 9-10 का पढ़िए। 9-10 में तो वैसे आपको मिलेगा नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। आप 7th का पढ़िए, 8 का पढ़िए। अगर बिल्कुल ही लगता है कि नहीं भाई कुछ हमको आइडिया ही नहीं है, तो बस मैं शब्दों से परिचित हो जाना। एक होता है ना कि मैंने सुना हुआ है, जैसे कि नाम आ गया हड़प्पा का, नाम आ गया पुनर्जागरण, नाम आ गया प्रबोधन का, नाम आ गया अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, तो लगना चाहिए कि हम सुने हुए हैं। बस मुझे उतना ही ज़रूरत है। अगर आपका, ठीक है, बहुत अच्छा है तो भी आपको, ठीक है, पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही मैं एक समान सबको यहाँ पे पढ़ाते चलूँगा। जो यहाँ पे जितना मेहनत करेगा वो उतना ही पाएगा। एक होता है ना, जैसे कि देखिए 10th में साल भर मेहनत करके लड़का टॉपर बन जाता है। अब उसको लगता है कि इंटर में हम मेहनत नहीं करेंगे तो भी टॉपर बन जाएंगे। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है? साल भर पढ़ के अगर वो लड़का 10th में अगर टॉप कर गया तो उसको 12th में टॉप करने के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से है इस ऑप्शनल के साथ। अगर ये ऑप्शनल आपका पहले से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस यूपीएससी की तैयारी के लिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए आपको उस वे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपको मार्क्स दिलाएगा। अदरवाइज, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है बेसिक से पढ़ेगा नंबर ला लेगा। आजकल यही हो रहा है। देखिए टेक्निकल जो भी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको देखिए उनका 9-10 से हिस्ट्री से नाता टूट जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब उनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर जो भी उनकी जो इच्छाएं हैं, हमको साइंस में जाना है, साइंस, ठीक है, साइंस में लेना है, इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, मेडिकल करना है। लेकिन वैसे लोग जो आर्ट वाले सब्जेक्ट लेके जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब ऑनर्स यहाँ पे कर चुके हैं हिस्ट्री ले लेके, वैसे लोगों का, ठीक है, वैसे लोगों से अधिक अगर मार्क्स उनका अगर आ रहा है तो सोचिए कुछ तो कारण है। जीरो से जिस व्यक्ति ने पढ़ा, वो जो काफ़ी लंबे समय से ऑनर्स हिस्ट्री लेके पढ़ रहा है, उसको पिछाड़ दिया। तो सोचिए इसका मतलब कि कुछ यहाँ पे जो साइंटिफिक जो कारण है, जो टेक्निकल कारण है, आपको इसके सब्जेक्ट के मर्म को पहचानना होगा। जो डिमांड है उसकी पूर्ति करनी होगी, तभी जाके आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना पर्याप्त है। कल से हम लोग मिलते हैं, ठीक है, वैकल्पिक विषय विश्व इतिहास के साथ। और मैं कोशिश यही करूँगा कि, ठीक है, लेक्चर डेली प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आप लोग भी पूरा सपोर्ट करें वीडियो को अधिक से अधिक, ठीक है। एक ही चीज़ की मेरी डिमांड है, मेरा मोटिवेशन भी है कि आप लोग लाइक शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। लेक्चर पूरी तरीके से देखिए नॉन स्टॉप कंटिन्यू हो गए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए जय हिंद।